प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति का वीडियो नंबर 2 है। देखो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम देखेंगे चाल और वेग के बारे में। देखो कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन वगैरह वैसे कंपटीशन में नहीं आती है, और फिर बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए हम एडवांस तक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, दूरी में वस्तु द्वारा तय दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल। अब देखो डियर, चाल चाल दूरी में समय के साथ परिवर्तन और किसी का भी जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाली जाती है उसका भाग लगा दिया जाता है। तो दूरी में समय के साथ परिवर्तन है तो दूरी बटा समय आ जाएगा। चाल का फॉर्मूला बन गया दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, दूरी की यूनिट होती है मीटर और समय की सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट बन गई मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। विमा क्या हो जाएगी, फिर इस मात्रक से विमा बना लो, m0। मीटर की पावर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक पावर है, तो l की पावर 1, और सेकंड की पावर -1 है, इसका मतलब t की पावर -1। अब हम बात करेंगे कि चाल कितने प्रकार की होती है। देखो चाल के प्रकार, तो पहला हम टाइप लेते हैं एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो देखो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड होती है जब कोई कण एक समान यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो तब कण की चाल हम कहेंगे कि एक समान चाल से गतिशील है। तो देखिए कोई कण है वो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और वो 1 सेकंड के अंदर सपोज करो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। फिर ये बी पर पहुंच गया, फिर बी से सी की डिस्टेंस यानी अगले 1 सेकंड के अंदर फिर वो 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी है, अगले सेकंड में भी 3 मीटर, फिर अगले सेकंड के अंदर भी 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। मतलब समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब इस कण की चाल है वो एक समान चाल है, यानी ये जो कण है वो एक समान चाल से गति कर रहा है। देखिए कोई वस्तु मान लो, दूसरा मान लेते हैं, अब मान लो 5 सेकंड का अंतराल लिया, कोई वस्तु है वो पहले 5 सेकंड के अंदर इन्होंने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर अगले 5 सेकंड के अंदर चेक करते हैं, अगले 5 सेकंड में भी ये 10 मीटर जा रही है, फिर यहाँ पहुँच गई। फिर अगले 5 सेकंड के अंदर देखते हैं तो अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब समान समय अंतराल में एक समान दूरियां तय की जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु या कण है वो एक समान चाल से गतिशील है। असमान चाल क्या होती है, जब कोई कण समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है। जैसे सपोज करो कोई कण यहाँ है और ये 4 सेकंड के अंदर इन्होंने पहले 4 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर अगले 4 सेकंड के अंदर हमने देखा तो अगले 4 सेकंड के अंदर इन्होंने 7 मीटर डिस्टेंस कवर करी। फिर अगले 4 सेकंड के लिए देखा तो अगले 4 सेकंड के इन्होंने 12 मीटर डिस्टेंस कवर करी। तो देखो अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले शुरू के 4 सेकंड में इन्होंने 10 मीटर दूरी कवर करी, अगले 4 सेकंड में फिर इन्होंने 7 मीटर दूरी तय करी, फिर अगले 12 सेकंड के अंदर इन्होंने अगले 4 सेकंड में इन्होंने 12 मीटर दूरी तय कर ली। तो समय अंतराल तो समान है लेकिन दूरियां अलग अलग तय कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कण था वो असमान चाल से गतिशील था। अब 3 नंबर है वो चाल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल। मतलब v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कुल दूरी उन्होंने मान लो डेल्टा s तय करी और उस दूरी को तय करने में मान लो डेल्टा t समय लगा, तो औसत चाल हो गया v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा s बटा डेल्टा t। तो डेल्टा s को क्या कहते हैं हम,
S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड विद डेल्टा टी को हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो औसत चाल है, हम ऐसे निकालेंगे V एवरेज डेल्टा S अपॉन डेल्टा T इजिकल टू। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं। अगर मान लो कोई कण है वो T समय में सपोज करो V S डिस्टेंस कवर कर रहा है, S और T के बीच में ग्राफ खींचा तो ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। अब देखो इस ग्राफ के अंदर देखो, अगर हम इस कण की चाल देखें, इस कण है ना अलग अलग यहाँ T समय में इन्होंने S दूरी तय करी, तो इसकी औसत चाल कैसे निकालते हैं हम आगे विस्तार से इसको पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल में बता रहा हूँ आपको। तो इस पे कोई 2 पॉइंट ले लें हम, ठीक है। तो ये वाला तो हो जाएगा यहाँ पे, ये तो डेल्टा T आ गया, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा S हो जाएगा, है ना। तो ये डेल्टा S सपोज करो यहाँ पे S1 रहा होगा, यहाँ पे S2 रहा होगा, तो डेल्टा S हम क्या लिखेंगे, S2 यानी टोटल डिस्टेंस माइनस, देखो यहाँ पे S1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S1, यहाँ से यहाँ तक S2 है। तो मैं अगर कहूँ कि डेल्टा S कितना है तो आप कहोगे S2 माइनस S1, तो डेल्टा S को S2 माइनस S1 मैंने लिखा। अब T की बात करें तो सपोज करो यहाँ पे टाइम T1 है और यहाँ टाइम T2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक टाइम T2 है, यहाँ से यहाँ तक टाइम T1 है। तो अगर मैं ये निकालूं डेल्टा T, तो आप क्या करोगे, इस टोटल टाइम में से ये टाइम माइनस कर दोगे, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो डेल्टा S की जगह हम S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, और डेल्टा T की जगह T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी औसत चाल। अब देखो ताक्षणिक चाल, किसी विशेष क्षण पर कण की चाल क्या कहलाती है, ताक्षणिक चाल। देखो बेटा इस समय अंतराल को बहुत छोटा ले लिया जाए, इस समय अंतराल को बहुत छोटा ले लिया जाए तो कण की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। देखिए अगर मैं ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल यहाँ इतुक सा यहाँ एकदम नजदीक ले लेता, बिल्कुल नजदीक ले लेता, तब इस कण की चाल ताक्षणिक चाल होती। जैसे अपन मान लो सपोज करो जो गाड़ियों का स्पीडोमीटर है वो ताक्षणिक चाल को मेजर करता है। आप मान लो किसी बाइक पे जा रहे हो, आपका दोस्त आपके पीछे बैठा है, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई कितनी स्पीड से बाइक चल रही है, तो आप तुरंत किसी एक क्षण के लिए देखोगे ये सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बाइक चल रही है, तो आप बताओगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने जो अपने दोस्त को स्पीड बताई, जो चाल बताई है वो ताक्षणिक चाल बताई है ना। आप एक क्षण के लिए गाड़ी के स्पीडोमीटर के ऊपर नजर डालते हैं और चाल, हो सकता है कि अगले ही क्षण वो चाल चेंज हो जाए। तो अगर बहुत छोटे समय के लिए अगर चाल निकाली जाए तो वो चाल होगी ताक्षणिक चाल। तो देखिए बेटा V इंस्टेनियस इज इक्वल टू हो गया, लिमिट ले लिया है ना, लिमिट डेल्टा T बिलोंग टू 0, डेल्टा T को बहुत छोटा सा लेना है, तो डेल्टा S बाई डेल्टा T, और बहुत स्मॉल डिफरेंस हो तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो I इंस्टेनियस क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ds बाई dt की t के रिस्पेक्ट में s का अवकलन कर देंगे तो अपने पास कौन सी चाल प्राप्त होती है, ताक्षणिक चाल प्राप्त होती है। समझ गए, ये नॉर्मल अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, यहाँ से कोई सवाल नहीं आने वाला। आगे हम इनके जो ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग इनकी कौन सी कंडीशन होती है, वो धीरे 1 बाय 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ी वेग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनके साथ में एक साथ में क्वेश्चन आते हैं चाल और वेग के। तो देखिए वेग क्या होता है, किसी कण द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, सॉरी वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब देखिए बेटा इसके अंदर कुछ चेंज आया, इसके अंदर निश्चित दिशा में और एक निश्चित दिशा में तय दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी, हमें इसी दिशा के अंदर जाना है तो हम सीधी गति तय करेंगे। तो एक निश्चित दिशा में जब दूरी तय की जाती है तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। तो वेग का सूत्र हो गया विस्थापन बटा समय। अच्छा
वेग सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है क्योंकि विस्थापन की दिशा होती है, तो वेग सदिश राशि। अब बात ये आती है कि जब सदिश राशि है तो हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो अगर वस्तु कोई सीधी रेखा में गति कर रही है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो वेग की दिशा वो विस्थापन की दिशा में ही मानेंगे। जिधर विस्थापन की यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ विस्थापन की दिशा होती है, तो हम इसके वेग की दिशा भी हम जहां से वस्तु गतिशील हुई है और जहां पहुंच रही है, तो जहां से गतिशील है उधर से अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम इसके वेग की दिशा मान लेंगे। लेकिन अगर वस्तु मान लो वर्ताकार पथ में गतिशील है, वर्ताकार पथ में गतिशील है, तो इसका जो ताक्षणिक वेग की दिशा है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। देखो बेटा कैसे, मान लो वर्ताकार पथ में कोई वस्तु गतिशील है, ये r त्रिज्या का कोई वर्ताकार पथ है, और आपको मैं कहूं कि यहां पे मुझे वेग की दिशा बताओ, तो एक क्षण के लिए पूछ रहा हूं, तो ये हमेशा ताक्षणिक वेग की दिशा होती है। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे बताऊं तो यहां पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे। अगर वस्तु ऐसे घूम रही है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप कहोगे वेग की दिशा, एरो का निशान ऊपर लगा देना। और अगर वस्तु क्लॉकवाइज घूम रही है तो एरो का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। अब सपोज करो वस्तु ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अब मैं कहूं कि यहां से बताओ मुझे यहाँ वेग की दिशा क्या होगी, तो आप स्पर्श रेखा खींचोगे। वस्तु ऐसे घूम रही है तो वेग की दिशा इधर हो जाएगी। अब मैं कहूं कि यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे वेग की दिशा, तो स्पर्श रेखा खींची। अब वस्तु ऐसे घूम रही है तो वेग की दिशा ऐसे होगी। कहीं पे भी ले लो इस वर्त के ऊपर, कहीं पे भी अपने को वेग की दिशा ज्ञात करनी हो तो अपन वहां स्पर्श रेखा खींचते हैं, फिर देखते हैं कि वस्तु घूम कैसे रही है ना। ऐसे घूम रही है तो इधर एरो लगाएंगे, ऐसे घूम रही है तो इधर एरो लगाएंगे। इस प्रकार से हम वेग की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद में एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। विमा भी वही चाल की विमा के समान हो जाएगी। विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी बेटा मीटर के लिए L1 आ गई और सेकंड के लिए T-1 आ गई। अब इसके बाद में हम बात कर लेंगे चाल भी उसी तरह से वेग भी उसी तरह से चाल की तरह चार प्रकार देखेंगे। एक समान वेग कब होगा, असमान वेग कब होगा, और औसत वेग कब होगा, और ताक्षणिक वेग कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब हम बात करेंगे वेग के प्रकार। पहला एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक समान वेग क्या होता है, जब किसी गतिशील कण के वेग का परिमाण व दिशा, चाल में तो क्या है केवल परिमाण समान है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है तो एक समान चाल हो जाती है। लेकिन वेग के अंदर देखो, वेग का परिमाण यानी समान समय अंतराल में समान विस्थापन भी तय हो, वह दिशा और दिशा भी एक समान हो, तो कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। तो इसकी बेटा एक ही कंडीशन बनती है जो मैंने नीचे लिखी है, ये केवल तभी संभव हो सकता है जब कण सरल रेखा में, कण एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिशील हो, तब ही एक समान वेग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब वेग का परिमाण एक समान रहे, एक सरल रेखा में कण एक नियत वेग जानते हो क्या, वेग का मान नहीं बदले, तो एक नियत वेग से गतिशील हो, एक ही रेखा में गतिशील हो, तब इस स्थिति में कण का वेग एक समान वेग प्राप्त होगा। और इस स्थिति में कण का त्वरण भी शून्य हो जाता है। देखो आपका त्वरण अभी आया नहीं है, आगे पढ़ोगे, अगला टॉपिक है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे वेग नियत है, परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण क्या रहेगा, एक समान वेग की स्थिति में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। असमान वेग कब होता है, जब किसी गतिशील कण का परिमाण तो समान है परंतु दिशा भिन्न भिन्न है। ठीक है, दिशा समान है परंतु परिमाण अलग अलग है, या परिमाण व दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न है, तब कण का वेग क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान है तो ही एक समान वेग होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज अलग अलग है तो वेग असमान वेग कहलाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई कोई वस्तु है वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गतिशील है,
r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में नियत वेग से गतिशील है, v नियत है, एक समान वेग है, एक समान वेग से गतिशील है, तो बताइए आप ये असमान वेग होगा या एक समान वेग होगा? कोई वस्तु, दोबारा सुनिए, कोई वस्तु है वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में यानी एक समान चाल से गतिशील है, मतलब इसका जो वेग मानो चाहे चाल मानो, जो वेग का जो परिमाण है, वेग का जो परिमाण है वो नियत है, मतलब चाल नियत है, एक समान चाल से गति कर रही है। तो बताइए एक समान यानी जब कोई कण किसी वर्ताकार पथ पर नियत वेग से या नियत चाल से गतिशील है, तो अब आपको बताना है कि इसका वेग है वो समान होगा या असमान होगा। तो देखिए बेटा इसके अंदर चेक करते हैं, v नियत है, इसका परिमाण नियत है, इसका मतलब वेग का परिमाण तो एक जगह हर जगह समान होगा, लेकिन दिशा देखें, अगर मैं यहाँ दिशा देखूंगा तो वेग की दिशा इधर होगी, यहाँ दिशा देखूंगा तो वेग की दिशा इधर होगी, यहाँ देखूंगा तो वेग की दिशा अलग होगी, तो हर बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग आ रही है। तो परिमाण समान है लेकिन वेग की दिशा अलग अलग है, इसलिए हम इसको असमान वेग कहेंगे। जबकि जब कोई वस्तु नियत चाल या नियत वेग से वर्ताकार पथ में गतिशील होती है तो उसकी चाल क्या होती है? एक समान चाल कहलाएगी, लेकिन वेग एक समान वेग नहीं होगा। कारण क्या होता है? वेग का परिमाण बराबर है, केवल इसकी दिशा अलग अलग हो जाती है, और जब दिशा अलग अलग होती है तो हम उसको किस में काउंट करते हैं? असमान वेग में मानेंगे। अब नंबर 3 है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? किसी कण द्वारा तय विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो v एवरेज बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दिया, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी ये विस्थापन भी सदिश राशि होती है, तो विस्थापन में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। विस्थापन में परिवर्तन अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। अब तात्क्षणिक वेग किसी विशेष क्षण पर वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग के लिए मैंने चाल के अंदर समझाया था कि जो समय अंतराल है, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए हम वेग निकालेंगे तो वो कौन सा वेग आएगा? तात्क्षणिक वेग आएगा किसी क्षण के लिए। तो v तात्क्षणिक कितना हो जाएगा? तात्क्षणिक वेग हो जाएगा बेटा, हम लिमिट ले लेंगे समय अंतराल को डेल्टा टी बिलोंग टू 0, बहुत छोटा समय अंतराल लेंगे, तो जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है उसका हम क्या कर सकते हैं? छोटे अंतराल के लिए में परिवर्तन निकालें, परिवर्तन की दर निकालें, तो उसका हम अवकलन कर देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा dx बाई dt। तो ये आ जाएगी ये आपके पास होगा तात्क्षणिक वेग निकालने का फॉर्मूला। आप ये स्थिति है या अपन इसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का समय के साथ अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? वेग प्राप्त होता है, ध्यान रखना। विस्थापन का समय के साथ अवकलन करने पर हमें तात्क्षणिक वेग की वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखो बेटा, औसत चाल व औसत वेग की तुलना। औसत चाल कभी भी औसत वेग के परिमाण से कम नहीं हो सकती। देखो औसत चाल है, औसत वेग के परिमाण, उस चाल का परिमाण है वो औसत वेग के परिमाण से अधिक होता है या इक्वल हो सकता है। कभी भी औसत वेग का परिमाण औसत चाल के परिमाण से अधिक नहीं हो सकता। तो औसत चाल होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है औसत वेग से, है ना। चाल औसत चाल औसत वेग से बड़ी होती है या इक्वल हो सकती है। कभी भी औसत चाल है वो औसत वेग से कम नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा, एक गतिशील कण की औसत चाल कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। देखो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, और दूरी में आपने पढ़ा नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना। दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य, जब कोई वस्तु गतिशील है तो उसके द्वारा तय दूरी न तो शून्य हो सकती न ही ऋणात्मक हो सकती। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो चाल भी हमें कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं प्राप्त होगी। जबकि विस्थापन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि औसत वेग शून्य भी होता है अगर कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती हुई वापस वहीं आ जाए, या कोई वस्तु पहले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई
फिर पुनः उसी बिंदु पर वापस लौट आई तो उसका विस्थापन शून्य हो गया, वेग भी शून्य हो जाएगा, लेकिन उसकी चाल शून्य नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई गतिशील कण पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, अगर कण गति करता हुआ मान लो यहां से चला और यहां से यहां पहुंचा, ए से बी तक उन्होंने सपोज करो 50 मीटर दूरी तय करी, है ना, और इस 50 मीटर दूरी तय करने में इसको सपोज करो कि 50 सेकंड का समय लगा, है ना। अब ये बी से वापस ए पर पहुंच गया और ए पर वापस आने में भी उसको 50 सेकंड का समय लगा। तो देखिए बेटा, इसका जब आप इसकी औसत चाल निकालोगे तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय होगा। तो दूरी 50 + 50 100 मीटर हो गई, 100 बटा 100। तो इसकी चाल तो क्या रही, औसत चाल रही 1 मीटर प्रति सेकंड रही, लेकिन इसका औसत वेग निकालेंगे। अगर चाल निकालोगे इसका, चाल तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। और कुल दूरी कितनी तय करी इसने, ए से बी तक गया 50 मीटर, फिर बी से वापस ए तक आया तो 50 मीटर, तो कुल दूरी हो गई 100 मीटर, डिवाइडेड बाई कुल समय, यहाँ से यहाँ तक 50 सेकंड लगा, फिर वापस आने में 50 सेकंड, तो 100 सेकंड। तो इसकी चाल हो गई 1 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब इसका विस्थापन वेग निकाला जाए तो वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ध्यान देना, इसका कुल विस्थापन कितना हो गया, जब ये जहां से चला था पुनः वहीं लौट के आ गया तो इसका कुल विस्थापन 0 है, और कुल विस्थापन 0 0 में अगर समय का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0। तो वेग 0 हो सकता है। तो देखो औसत वेग क्या हो जाता है, जब कोई वस्तु गतिशील वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए तो उसका औसत वेग तो 0 होता है, लेकिन औसत चाल है वो कभी 0 नहीं हो सकती। वेग का कैसे, इसके वेक्टर लगाया उसका मतलब ये वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वेक्टर नहीं लगाया इसका मतलब ये चाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी चाल है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, अब देखो तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग में तुलना। देखो बेटा, तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। अगर हम तात्क्षणिक वेग लें तो इसका परिमाण है वो तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। जब कोई कण नियत वेग से गतिशील है तो उसका औसत वेग और तात्क्षणिक वेग हमेशा समान रहता है। अगर कण नियत वेग से एक समान वेग से गतिशील है तो उसका औसत वेग और तात्क्षणिक वेग एक समान ही प्राप्त होंगे। तीसरी बात देखो, वर्ताकार पथ में गतिशील कण के तात्क्षणिक वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। मैंने पहले भी बता दिया है, अगर कोई कण है वो वर्ताकार पथ में गतिशील है तो उसके वेग की दिशा हम कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं और वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। और चौथा पॉइंट देखो, यह संभव हो सकता है कि किसी गतिशील कण की चाल नियत है परंतु वेग परिवर्तित हो, ऐसा संभव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ताकार पथ में गतिशील कण, वर्ताकार पथ में एक समान चाल से गतिशील कण, देखो डियर, जब कोई कण है वो वर्ताकार पथ में एक समान चाल से चल रहा है, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो उसकी चाल की तो दिशा नहीं होती, परिमाण है। तो चाल एक समान है, एक जगह हर जगह चाल समान हो सकती है, लेकिन उसका वेग का परिमाण भी समान होगा, लेकिन उसकी दिशा हर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वेग की दिशा प्राप्त होती है। इसलिए एक समान वेग होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसका जब कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसके वेग का परिमाण समान हो जाता है परंतु दिशा अलग अलग रहती है। इसलिए इसके अंदर चाल तो एक समान है लेकिन वेग असमान है। तो ऐसा संभव हो सकता है कि कोई कण की चाल तो नियत है, एक समान चाल है, लेकिन वेग नियत ना हो।
अब देखो, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए T1 T2 T3 समय अंतराल यानी अलग भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न चाल से अगर कोई कण गतिशील है तो उसकी औसत चाल निकालनी पड़े, तो आप कैसे निकालोगे? देखना, यहाँ एक कण है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये T1 समय तक V1 चाल से चलता है, फिर T2 समय तक V2 चाल से चलता है, फिर T3 समय तक V3 चाल से चलता है, इसी तरह से आगे चलता रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपने को समय दिया हुआ है, समय अंतराल दे रखा है जो भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न चाल दे रखी है और अपने को औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल कैसे निकालोगे? औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ओके, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा, तो हमें दूरी चाहिए, कितनी दूरी तय करी इसने? तो सपोज करो यहाँ ये V1 चाल से T1 समय तक यहाँ पहुंचा, तो इसने D1 दूरी तय कर ली। फिर ये अगले समय अंतराल में D2 दूरी तय कर रहा है, अगले समय अंतराल में D3 दूरी तय कर रहा है, फिर अगले समय अंतराल में D4 दूरी तय कर लेगा। अच्छा, D1 निकाल सकते हो? जब आपके पास चाल हो, आपके पास समय हो, तो आप दूरी नहीं निकाल सकते, निकल जाएगी ना, चाल गुणा समय। तो D1 कितना हो जाएगा? V1 T1। D2 कितना हो जाएगा? V2 T2। D3 कितना हो जाएगा? V3 T3। तो अब यहाँ हो, देखो कुल दूरी कितनी हो गई? D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। अच्छा, V एवरेज हो जाएगा, D1 की वैल्यू कितनी है? V1 T1। D2 की वैल्यू कितनी है? V2 T2। D3 की वैल्यू है ना, ये अगर आगे तक D3 की वैल्यू V3 T3 और V4 T4 है ना, कितना भी समय अंतराल दिया हो, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेज डेज डेज। तो इस प्रकार से हम अगर अपने को समय अलग अलग समय अंतराल अलग अलग चाल से अलग अलग चाल और अलग अलग समय अंतराल दे रखा हो, तो हम औसत चाल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो, उसी कंडीशन का एक केस है कि जब कोई कण अपनी कुल यात्रा का, है ना, जितनी यात्रा करता है उसको आधे समय तक तो V1 चाल से चलता है और शेष बचे हुए आधे समय तक वो V2 चाल से चलता है, तो औसत चाल कैसे निकालोगे? देखो, इसके अंदर भी चाल और समय ही दे रखा है अपने औसत चाल, तो उसी का केस है फर्स्ट कंडीशन का ही। मान लो यहाँ से कण चला A से और इसको B तक पहुंचना है और A से B तक पहुंचने में इसको T समय लगा, तो क्या कहा गया है? आधे समय तक, यानी T/2 समय तक ये V1 चाल से चलेगा और अगले T/2 समय तक ये V2 चाल से चलेगा। क्या अब दूरियां तय की गई दूरियां बराबर है? बराबर थोड़ी होगी, क्या पता ये आधे, सपोज करो इसको 1 घंटा लगा, आधे घंटे तक तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चला और फिर आधे घंटे तक 50 मीटर प्रति सेकंड से चला, तो चाल अलग अलग है ना, तो इसके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग होगी। मान लो इससे ने D1 दूरी तय करी, T1 T2 पहले आधे समय में, फिर अगले आधे समय में सपोज करो इसने D2 दूरी तय करी, तो वही सूत्र, औसत चाल बराबर औसत चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अच्छा, कुल दूरी कितनी होगी? V एवरेज इज इक्वल टू कुल दूरी, देखो D1 प्लस D2, तो D1 प्लस D2 कुल समय देख लो T/2 प्लस T/2, तो टोटल समय तो T है ना, तो T मान लिया। अच्छा, V एवरेज आ जाएगा आपके पास D1 निकालोगे तो चाल गुणा समय, तो क्या लिखोगे? V1 T/2, चाल गुणा चाल है V1 और समय T/2, और D2 दूरी तय करेगा V2 चाल और समय T/2, तो D1 की जगह V1 T/2 प्लस D2 की जगह V2 T/2 डिवाइडेड बाई T, ऐसे लिखोगे। अच्छा, ऊपर से T कॉमन आ जाएगा, तो V एवरेज T कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा V1/2
प्लस v2/2 डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो वी एवरेज इज इक्वल टू होगा, एलसीएम 2 आ गया, तो v1 प्लस v2/2। अगर समय देखो, ये शॉर्टकट अगर आप याद रखो तो ठीक है, दोनों वेगों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, अगर बराबर बराबर समय अंतराल है तो ठीक है। अदरवाइज ये अगर आप भूल भी गए तो आप ये है ना शुरू की जो कंडीशन बता दी उसको अप्लाई करो, ये फॉर्मूला ही आना है, v1 यानी पहले आधे समय में चाल और अगले आधे समय में चाल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है आपके सामने कि अलग अलग दूरियां और अलग अलग चाल से तय करता है, तब औसत चाल हम कैसे निकालेंगे। अब की बार हमें दूरियां दे रखी है और चाल दे रखी है और हमें औसत चाल निकालनी है। तो देखिए डियर, सपोज करो कण है वो ए से चलना इधर जा रहा है, पहले इन्होंने d1 दूरी, ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक d1 दूरी है और d1 दूरी चला ये v1 चाल से, ठीक है। फिर d2 दूरी तय करी इसने v2 चाल से, यहाँ पहुंच गया। फिर d3 दूरी तय करी इसने v3 चाल से, और इस तरह से ये आगे चलता जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए अब कुल दूरी कितनी तय कर ली इसने, v एवरेज इज इक्वल टू कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 दिया हुआ है आपको, प्लस आगे भी दी हुई तो आगे लिख देंगे। अच्छा, समय नहीं है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहां से यहां तक कितना समय लगा, अरे समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या हो जाएगा, नहीं आता, चाल बराबर, चाल का तो होता है ना दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है। तो फिर समय का क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा चाल, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको t1 समय लगा तो कुल दूरी तो d1 और चाल v1, तो t1 हो गया v1, d1 v1। यहाँ से यहाँ तक सपोज करो इसको t2 टाइम लगा तो d2 दूरी v2 वेग से तय करी। यहाँ से यहाँ तक इसको t3 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक t3 टाइम लगा तो d3/v3। तो कुल दूरी बटा कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश डैश। अब वैल्यू लिखो क्योंकि आपके पास t की वैल्यू तो थी नहीं, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू d1/v1, t2 की वैल्यू d2/v2, d3 की वैल्यू d3/t3 v3 प्लस डैश डैश। अब देखिए इसमें भी दो केस, अपन आगे इसके भी दो केस देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग दूरियां और अलग अलग चाल हो। अब देखो, जब कोई कण आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो औसत चाल, देखो बेटा इन्होंने कुल दूरी सपोज करो d तय करी, तो आधी दूरी हो गई d/2 और d/2 दूरी ये v1 चाल से चल रहा है, फिर शेष आधी दूरी हो गई d/2 और ये चल रहा है v2 चाल से। तो इसका समय निकाल लो, समय कितना हो जाएगा, मान लो t1 समय लगा तो चाल बटा समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर, बताओ समय का सूत्र, अरे चाल इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो बताया था दूरी बटा समय। तो समय कितना हो गया, दूरी बटा चाल, तो यहाँ दूरी d/2 और चाल v1, यहाँ से यहाँ तक लगा समय t2, दूरी d/2 चाल v2, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अच्छा, कुल दूरी v एवरेज हो जाएगा कुल दूरी
डी आई, अरे डी बाई टू डी है, और कुल समय हो जाएगा d/2v1 प्लस d/2v2। देखिए यहाँ से d कॉमन ले लो तो v एवरेज आ जाएगा d, और d कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1/2v1 प्लस 1/2v2। d से d कैंसिल कर दो। इसका एलसीएम लोगे तो बताओ क्या आएगा। एलसीएम देखो एलसीएम 2v1v2 आ जाएगा ना, तो इसका एलसीएम लो 2v1v2, तो यहाँ 2v1 गया तो v2 बचा, और यहाँ पे 2v2 गया तो प्लस v1 बचा। तो देखो बेटा औसत v एवरेज कितना आ गया, v एवरेज आ गया, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो जब दो कण बराबर बराबर दूरियां हैं, आधी आधी दूरियां अलग अलग चाल से तय करें, तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। अब सेकेंड पार्ट है बी नंबर। एक कण अपनी यात्रा का प्रथम 1/3 भाग v1 चाल से, अगला 1/3 भाग v2 चाल से और अगला 1/3 भाग v3 चाल से तय करता है, तो औसत चाल। देखो दूरियां इसमें समान दे रखी है, ध्यान देना। मान लो कण यहाँ से यहाँ तक गया, बिंदु ए से बी तक इसको पहुंचना है। अब इस पूरी दूरी मान लो डी है, और इस पूरी दूरी के हमने 3 भाग बांट लिए, है ना। यहाँ से यहाँ एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, और यहाँ 3 बराबर बराबर भाग। ये भाग कितना हो गया फिर, ये टोटल डी है, तो 1/3 भाग d/3 हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक 1/3 भाग है, वो v1 चाल से चल रहा है। फिर अगला जो 1/3 भाग है, अगला दूरी का जो 1/3 भाग है यानी d/3 है, वो v2 चाल से चल रहा है, और जो अगला d/3 भाग है वो v3 चाल से चल रहा है। ठीक है, आपको औसत चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, औसत चाल निकालने के लिए चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए बेटा यहाँ पे कुल दूरी d दूरी तय की जा रही है, लेकिन कुल समय का हमें पता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये चला, बिंदु ए से v1 चाल से ये d/3 दूरी तय करी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा होगा। तो t1 बराबर t निकाल लेते हैं। देखो चाल बराबर क्या पढ़ लिया आपने, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अच्छा अब निकल जाएगा t1 समय, दूरी कितनी दूरी है d/3, और चाल कितनी है v1। तो यहाँ से यहाँ तक इसको d/3 v1, यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी d/3 है, चाल v2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय t2 = हो गया d/3 v2। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको समय लगा t3, ये हो गया d/3 v3। तो औसत चाल v एवरेज = क्या हो जाएगा, कुल दूरी तो d है, डिवाइडेड बाई कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 t2 t3 की वैल्यू रख दो, तो v एवरेज आ जाएगा d/t1 की वैल्यू है d/3 v1 प्लस t2 की d/3 v2 और t3 की d/3 v3। अब इसके अंदर देखो d/3 कॉमन आ रहा है, d/3 कॉमन आ रहा है, तो v एवरेज = हो जाएगा d/3 कॉमन ले लो,
ऊपर तो डी है ही है और नीचे कॉमन आ गया d/3। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज आया, 3 को ऊपर ले लिया, तो नीचे इसका एलसीएम लेंगे, v1 v2 v3 आ जाएगा, v1 v2 v3 एलसीएम आ गया। यहाँ v1 है तो v2 v3, यहाँ पे देखो v2 है तो v1 v3, और यहाँ पे v3 है तो क्या जाएगा v1 v2। अब देखो इसको इसके मल्टीप्लाई में लाएंगे तो v एवरेज हमारे पास आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। औसत चाल निकालने का अगर समान दूरियां यानी कुल दूरी की हर 1/3 भाग अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है तो औसत चाल हो जाएगी 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन है, एक बस आधी दूरी v चाल से, एक बस आधी दूरी v चाल से तथा शेष आधी दूरी जो बची हुई दूरी है वो v1 चाल से 1/3 समय में तथा v2 चाल से 2/3 समय में तय करता है तो औसत चाल। देखिए बेटा, हम ये मानते हैं कि जो बस को A से लेके B तक जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी D है ना, आधी आधी दूरी है तो 2D मान लो। हमें मानना है अपने बाप का, क्या लगता है 2D मानो ना। अगर आप D मानते तो इसकी आधी करते, d/2 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2D मानोगे थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो आधी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक D हो गई और ये जो बची हुई D हो गई। ठीक है, तो आधी दूरी के अंदर तो आधी दूरी V चाल से, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको सपोज करो t1 समय लगा और t1 आपने निकाल लिया दूरी बटा चाल। तो कितनी चाल से चल रहा है, d दूरी है v चाल से चल रहा है, तो ये हो गया d/v। ठीक है, t1 आ गया। लेकिन जो बची हुई आधी दूरी है इसको ध्यान से पढ़ो, बची हुई आधी दूरी को 2 भागों में तय करता है, 2 अलग अलग चालों से। 1/3 समय में तो ये v1 चाल से चलता है और शेष 2/3 समय जो बच गया उसको v2 चाल से चलता है। तो देखो यहाँ पे 2 तरह के समय हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको t2 समय लगा, यहाँ से यहाँ तक कुल समय कितना मान लिया t2। अब इस t2 समय का 1/3 भाग ये v1 चाल से चल रहा है, तो v1 चाल से चल रहा है 1/3 भाग, मान लो 1/3 समय में ये यहाँ से पहुंचा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने जो तय की गई दूरी वो कितनी होगी, तो ये दूरी निकाल सकते हैं ना हम। दूरी कैसे निकालेंगे, यानी पहले तो अपन यहाँ से 1/3 समय में तय की गई दूरी जो v1 चाल से, तो v1 गुणा समय, और इधर जो बची हुई 2/3 समय है उसको v2 चाल से तय करता है, तो 2/3 समय इंटू v2। तो d देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो कि 1/3 समय में ये यहाँ पहुंचा, तो ये दूरी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास चाल है v1 चाल से चल रहा है और समय कितना है 1/3, कुल समय कितना है t2, तो t2 का 1/3 कितना हो गया t2/3 हो गया। और कितनी चाल से, चाल तो है v1 और समय कितना लगा t2/3। समझ गए क्या, देखो चाल गुणा समय, v1 चाल से चल रहा है और 1/3 समय, कुल समय t2 मैंने माना है, तो कुल समय का 1/3 भाग हो गया t2/3, तो दूरी हो गई v1 इंटू t2/3। ये यहाँ से यहाँ तक आई है। फिर जो शेष बची हुई दूरी है उसको v2 चाल से चलेगा और शेष बचा हुआ समय कितना रह गया, अरे 1/3 1/3 यानी t2/3 हो गया। फिर अगला 1/3 कितना हो जाएगा, अगला 1/3 यानी अगला 2/3 समय
2/3। तो अगर इनको एलसीएम लेके सरल करोगे तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना T2 समय आ गया ना टोटल समय। तो कुल समय का 1/3 भाग है, कुल समय का 1/3 भाग ये किस चाल से चल रहा है, कुल समय का 1/3 भाग T2/3 V1 चाल से चल रहा है। फिर बचा हुआ एक जो 2/3 भाग है वो V2 चाल से चल रहा है, तो V2 चाल से चल रहा है और समय है 2T2/3। तो ये कुल दूरी आ गई ना। यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ V1 T2 आएगा और इधर आपके पास 2 क्या आया 2V2 T2 आया। आप चाहो तो 3 को इधर भेज दो तो ये 3 इधर आ जाएगा। तो अब इसमें से आप T2 कॉमन लेके T2 निकाल सकते हो। 3D = T2 कॉमन आया, यहाँ बचा आपके पास V1 + 2V2। T2 = आ जाएगा, इसको इधर भेजो तो 3D/V1 + 2V2। अब मुझे ये बताओ कि कुल दूरी है अपने पास 2D है, कुल समय आधा समय T1 है और अगला आधा समय हमने निकाल लिया T2। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो V एवरेज बराबर आ गया, कुल दूरी बताओ यहां से यहां तक की कुल दूरी D2D है, D + D 2D, और समय T1 + T2 है। T1 T2 की वैल्यू रखो, V एवरेज आ गया आपके पास 2D/T1, T1 D/V, और T2 ये रहा 3D/V1 + 2V2। बोलो यहां तक क्लियर है? ऊपर से D कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों से, तो V एवरेज आ गया ऊपर तो 2D / नीचे वाले में से हमने D तो कॉमन ले लिया, तो D कॉमन लेते ही अंदर बचा 1/V और यहाँ पे बचा 3/V1 + 2V2। D से D कैंसिल हो गया, नीचे वाले का एलसीएम लो, ऊपर तो 2, नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया V × V1 + 2V2। तो यहाँ V कैंसिल हो गया तो इधर बचा V1 + 2V2। ओके, और इधर क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, V बचा तो +3V। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो V एवरेज बराबर 2V V1 + 2V2 / ये बचा हुआ V1 + 2V2 + 3V, ये औसत चाल हो जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी आधी दूरी V चाल से तथा शेष आधी दूरी समान समय अंतराल में V1 V2 चाल से तय करता है, तो आदमी की औसत चाल है। देखो बेटा इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, तो आप पहले इसको डायग्राम बनाओ। A है और इसको B तक पहुंचना है, बिंदु B तक पहुंचना है। देखो इस आधी आधी दूरी आ रही है बात, तो कुल दूरी 2D मान लो, कितनी मान ली 2D A से B तक दूरी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी D, और इसका तो साफ दे रखा है कि V चाल से चल रहा है, चलो ठीक है। फिर जो बची हुई आधी दूरी है इसका समय निकाल लो, मान लो इसको समय लगा T1, तो दूरी बटा चाल D/V। अब शेष जो आधी दूरी बच गई उसमें जो समय लगा उसको 2 बराबर भागों में बांट लो। आधा भाग तो V1 चाल से चल रहा है, आधा भाग V2 चाल से चल रहा है। तो यहां से यहां तक जो D दूरी तय कर रहा है ये, इसको टोटल समय माना T2 लगा। कितना समय लगा? T2 समय लगा। अब T2 को 2 भागों में बांट लो, बराबर बराबर भागों में, तो आधा भाग T2/2 हो गया और अगला आधा भाग T2/2 हो गया। तो देखो अलग अलग चाल हो सकती है तो बराबर दूरियां नहीं होगी, बराबर समय है लेकिन दूरियां अलग अलग होगी क्योंकि चाल अलग अलग है ना।
तो पहले जो इसमें यहाँ से आगे चला ये T2/2 समय में वो V1 चाल से लग चला। तो जो कुल दूरी में ये D दूरी निकालना चाहूँ तो आधी दूरी इसने V1 चाल से चली कितने समय तक? T2/2 समय तक। फिर जो शेष बचे हुए T2/2 समय में ये V2 चाल से चल रहा है, तो दूरी का समय फॉर्मूला है चाल गुणा समय। तो चाल है V2 और समय आधा बचा हुआ T2/2। ये बात समझ में आ रही है कि आपके यहां से यहां तक कुल दूरी D है और मैंने मान लिया यहां से यहां तक T2 समय लगा। अब इस T2 समय में यानी ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो दो अलग अलग चालों के से पहुंचेगा। पहले ये V1 चाल से चलेगा, फिर V2 चाल से चलेगा। V1 चाल से कितने समय के लिए चल रहा है? आधे समय के लिए, यानी कुल समय का आधा T2/2 हो गया और ये V1 चाल से चला। तो मैंने V1 चाल से चला तो उसकी दूरी निकाल ली चाल गुणा समय। फिर जो अगला आधा समय बच गया इसने अपनी चाल V2 कर दी, तो इसमें तय की गई दूरी हो गई V2 इंटू T2/2। एलसीएम कितना आ गया बताओ? एलसीएम 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे V1 T2 प्लस V2 T2, इस दो को इधर भेज दूं मैं, अगर दो को इधर भेज दूं तो इधर से हट गया है, ये 2D हो गया। T2 अपने को T2 निकालना है तो T2 इजिकल टू हो जाएगा T2 इंटू कॉमन ले लिया V1 प्लस V2। तो T2 कितना आया? T2 आया 2D/V1 प्लस V2। हमारे पास कुल दूरी आ गई, कुल समय T1 प्लस T2 दोनों के मान है। अपन औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय तो V एवरेज, कुल दूरी 2D, कुल समय कितना लगा? T1 प्लस T2, यही तो लगा। तो V एवरेज आ गया 2D। T1 की वैल्यू कितनी है? D/V। T2 की वैल्यू कितनी है? 2D अपॉन V1 प्लस V2। फिर हम D कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो V एवरेज ऊपर तो 2D है और नीचे हमने D कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ 1/V बचा। यहाँ पे D कॉमन ले लिया तो 2/V1 प्लस V2 बचा। V1 प्लस V2, हाँ भाई D से D भी कट गया। तो V एवरेज 2/ इसका एलसीएम लिया V इंटू V1 प्लस V2। ये एलसीएम आया तो V कट गया, तो यहाँ पे बचा V1 प्लस V2। फिर यहाँ V1 V2 कट गया, 2V आया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो V एवरेज वेलोसिटी आई 2V V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V। देखो इसमें ढूंढो, देखो 2V V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस 2V, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी दो समान समय अंतरालों में V1 और V2 चाल से दूरी तय करता है, तो औसत चाल होगी। देखो बेटा, कुल दूरी मान लो इसको A से B तक जाना है और इसने कुल दूरी उसे D दूरी तय करनी है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में कुल समय है वो T लगा। कुल समय कितना लगा? T समय लगा यहाँ से यहाँ तक का कुल समय। अब समय अंतराल बराबर लेना है। मान लो वो पहले T/2 समय में किस चाल से चल रहा है? T/2 समय में ये V1 चाल से चल रहा है। तो पहले जो T/2 समय है, मान लो T/2 समय स्टार्टिंग का, और ये V1 चाल से चल रहा है, तो इसने दूरी कितनी तय करी? इसने दूरी तय करी चाल गुणा समय। तो V1 T/2 चाल गुणा समय। फिर जो बची हुई आधी दूरी है, यानी कुल दोनों को जोड़ देंगे तो D आ जाएगा। तो बची हुई जो आधी दूरी है इसने V2 बचे हुए आधे समय के लिए, बचा हुआ आधा समय जो T/2 समय है, जो अगला T/2 समय बच गया उसको इन्होंने V2 चाल से तय किया। तो V2 T/2
तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये t/2 समय में v1 चाल से तय की गई दूरी और ये t/2 समय में v2 चाल से तय की गई दूरी, दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो जो AB के बीच की दूरी आ जाएगी d, तो वो d के बराबर लिख दी। यहाँ से 2 LCM आ जाएगा, 2 LCM तो इधर क्या आया v1t प्लस v2t, हमने 2 को इधर भेज दिया, इधर 2d बन गया। फिर इधर क्या आया v1t प्लस v2t, हमने इसमें से t कॉमन ले लिया तो 2d इक्वल टू t कॉमन लिया तो v1 प्लस v2 बचा। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, t कितना आया 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो कुल दूरी तो d है और कुल समय t है, तो औसत चाल कितना हो जाएगी, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तो d है और कुल समय t है, t की वैल्यू रखो तो v एवरेज इजकल टू d बाई t की वैल्यू आपने रखी 2d अपॉन v1 प्लस v2, d से d कट गया तो v एवरेज कितना आया, v एवरेज आया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 2, तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए, इधर समय ले लिया और इधर मैंने दूरी ले ली और सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन आई मान लो, ठीक है। तो और ये समय एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ध्यान देना बेटा, मैं अगर इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं तो ये S विस्थापन हो गया, ये S हो गया, तो ये S हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है औसत चाल बराबर, औसत चाल मतलब V एवरेज, V एवरेज क्या पढ़ा है, डेल्टा S बाई डेल्टा T, डेल्टा S मतलब S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। अब इस ग्राफ के अंदर देखो, यहाँ विस्थापन 0 और यहाँ विस्थापन S है, तो ये S2 S हो गया, S1 0 हो गया, तो आप क्या लिखोगे S माइनस 0। अब समय अंतराल देखो, यहाँ समय 0 और यहाँ समय T है, तो T2 की वैल्यू तो T हो गई, समय की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या आया S बाई T आया। अच्छा S बाई T, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर देखो ये लंब डाला है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भुजा आधार कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। तो देखो लंब बटे कर्ण, S बाई टी, S बाई टी का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति में जाओगे तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, किसका, टेन थीटा। और बेसिक मैथ्स के अंदर देखोगे तो टेन थीटा होता है कोई ग्राफ का ढाल, तो इसका मतलब यहाँ एस टी ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल किसे व्यक्त करता है, औसत वेग को व्यक्त करता है। और अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास थीटा होता है तो भी आप वेग निकाल सकते थे, वी एवरेज इक्वल टू 10 और इस थीटा की वैल्यू रख देते तो वेग आ जाता, ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, अगर मान लो एक और ले डायग्राम, समय लिया और विस्थापन या दूरी। अब देखो अगर यहाँ पे विस्थापन और समय ग्राफ होता तो यहाँ औसत चाल की जगह क्या जाता, औसत वेग। विस्थापन और समय ग्राफ का ढाल औसत वेग को व्यक्त करता है और दूरी और समय ग्राफ का ढाल औसत चाल को व्यक्त करता है। अच्छा इसके बाद में देखो ध्यान देना, अगर ऐसा ग्राफ है तो इसके ऊपर अगर मैं मान लो इसमें, अब ये जो बिंदु, एक बिंदु यहाँ लिया मैंने, एक यहाँ पे लिया, ठीक है, थोड़ा इजी समझाने के लिए। ये बिंदु आप जहां चाहे इस ग्राफ पे ले सकते हो, ये कोई बंदिश नहीं कि आप पहला बिंदु और आखिरी बिंदु ही लो, कोई भी इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, मैंने यहाँ 2 ले लिए, ये यहाँ पे T1 समय है और यहाँ पे T2 समय है।
और यहाँ पे आपका विस्थापन S1 है और यहाँ पे विस्थापन S2 है। तो ये समय अंतराल कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया, और ये विस्थापन का अंतर कितना हो गया, डेल्टा S हो गया। तो औसत चाल V एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा यानी S2 माइनस S1 करोगे डिवाइड बाई T2 माइनस T1 करोगे, यानी डेल्टा S बाई डेल्टा T। अब देखो इसका ग्राफ का जो ढाल है वो ताक्षणिक वेग को व्यक्त करेगा। ध्यान देना, अगर ये पॉइंट मैं इसके बिल्कुल नजदीक ले लेता है ना, ये बिंदु इसके बिल्कुल नजदीक ले लेता, तो ये जो डेल्टा टी है, आपने डेल्टा टी लिया, इसकी ये T1 T2 बहुत नजदीक हो जाते, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो ये dt में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे लिमिट ले ली कि भाई डेल्टा टी है वो वेरी स्मॉल, लिमिट क्या रखी, डेल्टा टी बिलोंग टू जीरो, मतलब जीरो के बहुत आसपास है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर डी एस बाई डी टी के अंदर, और ये ताक्षणिक वेग होता है। क्या होता है, ताक्षणिक वेग होता है किसी एक क्षण पर वेग। इस ग्राफ के अंदर देखो वेग अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वेग प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे वेग अलग, यहाँ पे वेग अलग, यहाँ पे वेग। अब देखो इसका ढाल तो नियत था, हर जगह एक समान वेग है, तो इसका औसत वेग और वेग समान ही है, ताक्षणिक वेग और औसत वेग। लेकिन बेटा इसका औसत वेग ताक्षणिक वेग अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ढाल देखूं, अब ऐसे ग्राफ का ढाल कैसे, नहीं ये थीटा कैसे देखोगे आप, तो यहाँ इस ग्राफ से आप स्पर्श रेखा खींचोगे, और जो ये एंगल बन रहा है ये थीटा, तो यहाँ तो वेग के लिए थीटा ये एंगल है। अगर मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींचूंगा इस बिंदु के लिए, तो यहाँ अलग है ना, ये तो हमने औसत निकाला है, बाकी यहाँ और यहाँ अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वेग प्राप्त होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर बिंदु पर वेग निकालना चाहो तो ये इससे स्पर्श रेखा खींचोगे, जिसके कारण यहाँ पे एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ताक्षणिक वेग। तो आपने क्या देखा, दूरी, समय, ग्राफ का ढाल, समय ग्राफ का ढाल चाल को व्यक्त करता है, चाल को व्यक्त करता है, और विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है। याद रखना इसको, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को व्यक्त करता है, और विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है। देखो ये एक समान वेग है, ये है ना, इसमें एक समान वेग एक समान चाल रहेगी, जिसलिए औसत चाल और ताक्षणिक चाल बराबर प्राप्त होती है। लेकिन ये क्या है, असमान चाल या असमान वेग का, इसमें देखो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग चाल प्राप्त होगी, क्योंकि थीटा का मान अलग अलग है। इन ग्राफ के बारे में और हम डीप से आगे पढ़ेंगे, केवल ग्राफ ही पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे किस में चाल बढ़ रही है, किस में चाल घट रही है, किस में वेग धनात्मक है, किस में वेग ऋणात्मक है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। अभी तो कुछ क्वेश्चन करने के लिए हमने ये ग्राफ लिए। देखो क्वेश्चन है, यदि s बराबर टी स्क्वायर हो तो t बराबर 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर वेग ज्ञात करो। बेटा क्वेश्चन दे दी s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपके पास आया था कि जो वेग होता है, मतलब ये ताक्षणिक वेग पूछा है, तो ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या आ गया, ds बाई डी टी आ गया। s की वैल्यू रखेंगे तो d बाई डी टी, और s का कितना है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो याद है क्या फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स, अक्स की पावर एन का क्या अवकलन होता है, एन इंटू अक्स की पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू 2 है तो 2, फिर टी की पावर 2 माइनस 1 कितनी आ गई, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो v बराबर है 2t। समझ गए। अब आपको क्या पूछा है, t बराबर 1 सेकंड पर वेग, 1 सेकंड पर v कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर पूछा t बराबर 2 सेकंड पर वेग, v बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड।
उसके बाद में t बराबर 3 सेकंड पे पूछा है, तो v कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 मीटर पर सेकंड। अब आगे ध्यान दो थोड़ा सा, t बराबर 1 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग होता है बेटा v एवरेज = है ना s2 - s1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, s2 है ना t बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन है। s2 क्या है? t बराबर 3 सेकंड पर s है, और s1 क्या है? t बराबर 1 सेकंड पर s1 है। तो देखो यहां पर अगर t की वैल्यू 3 रखोगे तो s2 आ जाएगा, 3 रखो तो 3 का स्क्वायर। अरे t की वैल्यू देखो, पहला बिंदु 1 सेकंड दे रखा है, दूसरा बिंदु t बराबर 3 सेकंड पर है, तो 3 सेकंड पर इसका विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ 3 रखोगे, t की वैल्यू 3 रखोगे तो s = 3 का स्क्वायर, तो विस्थापन कितना हो गया बेटा? 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? t बराबर 1 सेकंड पर s कितना आएगा बताओ? t बराबर 1 सेकंड पर s कितना आएगा? तो आप s की इक्वेशन s = t², मतलब t की वैल्यू 1 रखोगे तो s = 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया, है ना, जो भी इकाई। अब t बराबर 3 सेकंड पर s = 3 का स्क्वायर, तो 3 सेकंड पे कितना आ गया? 9। वैल्यू रखेंगे, 3 बराबर 3 सेकंड पर 9 आ गया, 1 सेकंड पर 1 आया, डिवाइडेड बाय समय अंतराल 3 - 1, 3 - 1 तो 8/2 = 4 मीटर प्रति सेकंड वेग आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, s = t⁻3 - 6t² हो तो 1 सेकंड और 3 सेकंड पर वेग बताना है। तो s की वैल्यू कितनी दे रखी है? t⁻3 - 6t²। आप v निकालोगे, v = ds/dt करोगे तो d/dt s की वैल्यू कितनी है बेटा? t⁻3 - 6t²। अवकलन कर दो तो t² का अवकलन n × x⁻n - 1 क्या होता है? d/dx, x की पावर n का n × x⁻n - 1, n का मान कितना है? 3, फिर लिखोगे t, फिर n-1 मैंने 3 - 1 2, 3t² हो गया, माइनस इसके अंदर कांस्टेंट आता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? कांस्टेंट x⁻n का कांस्टेंट एज आएगा n × x⁻n - 1, तो कांस्टेंट 6 है, ऐसा कैसा आएगा? फिर n की वैल्यू 2 है, फिर t की वैल्यू 2 - 1 होती है, तो v कितना आ गया? v आ गया 3t² - 12t। अब कितने t बराबर 1 सेकंड पर v बताना है? t बराबर 1 सेकंड पर v कितना आ जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर -12 × 1, तो v आ गया 3 - 12, मतलब माइनस का 9 मीटर प्रति सेकंड। अब t बराबर 3 सेकंड पर बताना है, 3 सेकंड पर v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, ये यहाँ पे आया ना, ये 3 × t की वैल्यू 3 का स्क्वायर -12 × 3, तो देखिए v आ गया 3 3 9 और 9 3 27 माइनस का 36, तो माइनस का 9 मीटर प्रति सेकंड वेग आ गया। वेग माइनस में आ सकता है, तो यहाँ पे तो कितना है? माइनस का 12, और यहाँ वहाँ पे कितना है? माइनस का 9 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन दे रखा है, यदि s = t⁻3 - 6t² हो तो वह समय ज्ञात करो जिस पर कण विरामावस्था में है। तो आपको s दे रखा है t⁻3 - 6t², आप इससे v निकाल लो, v क्या होता है? ds/dt, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3t², इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 3t² माइनस इसका हो गया 12t। तो विरामावस्था की स्थिति में ध्यान देना, जब कण विरामावस्था में है तो v कितना हो जाएगा? 0। अरे रुक गया तो इसका वेग 0 है, तो इसका मतलब 3t² - 12t = 0 ले लो।
इसमें से कॉमन लो 3t, तो यहाँ कितना आ गया t-4 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें दो पद है, एक तो 3t बराबर 0 है और दूसरा t-4 बराबर 0 है। तो यहाँ से तो t की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ t की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी माइनस है ना, t की वैल्यू इधर गई 4 सेकेंड। तो एक तो स्टार्टिंग के अंदर विरामावस्था में और एक 4 सेकंड बाद में कण क्या आ जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। अब देखो एक ग्राफ समय और वेग के बीच में, या वेग या चाल, और ऐसी लाइन है, इसका मतलब नियत वेग v क्या है, नियत है। अब देखो इससे एक चीज सीखेंगे कि इसने जो एरिया घेरा है ये एक तरह का क्या हो गया बताओ, ये आयत हो गया। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं, यानी इस वीटी ग्राफ से जो घेरा गया क्षेत्रफल निकालना चाहूं, तो मुझे ये देखो किस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। जो छायांकित भाग का क्षेत्र, ये छायांकित भाग क्षेत्रफल है, इसका मतलब वीटी ग्राफ द्वारा, वीटी ग्राफ व समय एक्सिस के मध्य का क्षेत्रफल क्या है, वीटी ग्राफ व समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, यही तो मतलब हुआ। अच्छा बेटा, तो ये ग्राफ का क्षेत्रफल जैसे ओ ए बी सी, मतलब आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं इसमें, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एक तो ये लंबाई ओ ए तो v हो जाएगी और चौड़ाई t हो जाएगी, तो लंबाई v इंटू टी, क्या आ गया बेटा, v गुणा टी। अच्छा, वेग का फॉर्मूला होता है s बटा टी इंटू टी, टी से टी कट गया तो बचा क्या, s। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो समय और वेग के बीच में खींचे गए ग्राफ, जो समय वेग समय ग्राफ और जो समय एक्सिस के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा था, उनके बीच का जो क्षेत्रफल निकाला गया वो s के बराबर है, और s क्या है यहाँ पे, दूरी। अगर चाल समय ग्राफ व समय एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वो आ जाएगा दूरी, और अगर वेग समय ग्राफ और समय एक्सिस के मध्य का क्षेत्रफल निकाला जाए तब आपके पास वेग प्राप्त होगा। दूरी सॉरी वेग, देखो दोबारा सुनो, चाल और समय एक्सिस के बीच में ग्राफ खींचा गया ग्राफ है और समय एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निकालोगे तो तुम्हारे पास दूरी आएगी। अगर यहाँ पे वेग है, यहाँ पे समय है, वेग और समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और समय एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल निकाला तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो इस प्रकार वेग क्या देखा आपने, वीटी ग्राफ व समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल है, मध्य का क्षेत्रफल है, किसको व्यक्त करता है, दूरी को व्यक्त करता है। और अगर ये v की जगह चाल माना मैंने, विस्थापन लेता तो यहाँ पे सॉरी वेग लेता तो यहाँ पे क्या आ जाता, विस्थापन आ जाता। समझ में आ गई बात। तो हमने चाल और वेग के बारे में जितने कॉन्सेप्ट बन रहे थे उतने बनाने का प्रयास किया। अब उसके बाद में इनके जो ग्राफ है, तो ग्राफ का मैं एक साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, यानी सारे ग्राफ, वेग धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, नियत कब होगा। तो अभी तो कुछ सवाल करने के लिए हमने कुछ ग्राफ्स की जरूरत पड़ी, वही काम में लिए। बाकी ग्राफ हम आगे एक अलग ही वीडियो में